नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आज के कार्यक्रम में। और आप सभी के मन में सवाल होंगे कोविड वैक्सीन को लेकर। कोविड-19 ये जो वैक्सीन है इसकी पहली डोज़ लगती है, फिर सेकंड लगती है, दूसरी डोज़ लगती है। पहली डोज़ का क्या काम होता है, दूसरी डोज़ क्यों लगाई जाती है? पहली डोज़ लगने के बाद सेकंड डोज़ क्यों मिस नहीं करनी चाहिए? किस तरह से जो ये वैक्सीन है ये आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली से डॉक्टर नीरज निश्चल। बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर नीरज निश्चल आपका हमारे कार्यक्रम में। तो डॉक्टर नीरज आपसे सवाल करना चाहूँगी कि अब सेकंड डोज़ जो लोगों को लगी उसमें जो शनिवार तक डेटा आए, प्रोविज़नल डेटा, उसमें कहा जा रहा है कि 16 जनवरी को जिन्हें पहली डोज़ लगी थी और जिनको दूसरी डोज़ लगी शनिवार तक, वो पूरे ऑल इंडिया में वो दूसरी डोज़ लेने वाले सिर्फ 4% थे। हालाँकि दिल्ली में ये संख्या ज़्यादा थी, हेल्थ केयर वर्कर्स वो सब आए, लेकिन लोगों में इतनी क्या कैजुअल अप्रोच क्या डॉक्टरों के लिए चिंता का विषय है? क्या लोगों को इतना समझ होनी चाहिए कि सेकंड डोज़ उतनी ही ज़रूरी है? फर्स्ट डोज़ लगने के बाद ये जो पूरा पूरा जो वैक्सीन है वो 2 डोज़ में ली जाती है और दोनों को कंप्लीट करना ज़रूरी है। क्या अगर दूसरी डोज़ नहीं लेते तो इसके क्या नुकसान हैं? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हमारा देश उन फ़ॉर्च्यूनेट देशों में से है जिसके पास ये वैक्सीन है, 1 नहीं 2 वैक्सीन है। और जी, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश कर रहा है कि जितनी जल्दी ये वैक्सीन लोगों के बीच में पहुँचाई जाए, उतना ही अच्छा है। तो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि इस पैंडेमिक की लड़ाई में सभी को अपनी तरफ से योगदान देने की ज़रूरत है। तो अगर आपने 1 डोज़ वैक्सीन का ले लिया है, तो बहुत ही क्लियर है कि जब तक सेकंड डोज़ नहीं लगेगा, वैक्सीन की जो एफ़िकेसी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो दिखाई नहीं देगी। यानी कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड नहीं होंगे। तो जो ये वैक्सिनेशन जो इतने लार्ज स्केल पे कोशिश करके स्टार्ट की गई है, जो अभी तक बिल्कुल ग्लिच फ्री रहा है, इतने लोगों तक पहुँच चुका है वैक्सिनेशन और वो यहाँ पे आकर अगर फ़ेल करे, तो ये बहुत ही निराशाजनक बात रहेगी क्योंकि ये पैंडेमिक कुछ लोगों को लग रहा है कि ये खत्म हो गया है, हमारे देश से जा चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अभी भी उतने ही रिस्क पे हैं, जितना हम पहले थे। नंबर ऑफ केसेस भले ही अभी कुछ दिन के लिए कम दिख रहा है, लेकिन हमें पता है कि इस पैंडेमिक के साथ एक बड़ी परेशानी है कि कभी भी एक सेकेंडरी वेव, टर्शियरी वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव ऐसे आते रह सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी अपना फर्स्ट डोज़ ले चुके हैं और जो ड्यू है सेकंड डोज़ वैक्सिनेशन के, वो आगे आएँ ताकि इस वैक्सिनेशन का जो कंप्लीट कोर्स है एक तरह से ताकि वो पूरी तरह से जो इम्यूनिटी हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं, वो डेवलप हो ताकि वो खुद को सुरक्षित रख पाएँ और एक तरह से बैरियर का काम करे कि ये बीमारी को आगे ना फैलाएँ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है जिसका भी नंबर है डेफ़िनिटली आगे आकर अपना सेकंड डोज़ लें, उसको मिस ना करें। जी। और पहली डोज़ लेने के बाद सेकंड डोज़ लेने के बीच में कितना गैप होता है? कितनी ड्यूरेशन ये होती है? और सेकंड डोज़ लेने के बाद कब शरीर में इम्यूनिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है? जो ये 2 डोज़ के बीच का जो मिनिमम डिफरेंस है वो 4 हफ्ते के लिए कहा गया है कि जो सेकंड डोज़ है वो 4 हफ्ते के जी। बाद लगनी चाहिए और प्रेफरेबली ये सेकंड डोज़ है विदिन 6 वीक्स ऑफ फर्स्ट सही से आए। तो इसलिए जो सेकंड डोज़ लगने के बाद ही 2 हफ्ते के बाद हम उम्मीद करते हैं कि उस इंसान में जो प्रोटेक्टिव लेवल ऑफ एंटीबॉडी हो सफिशिएंट होगा, जिससे पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलने के चांसेस रहेंगे। कंप्लीट हमने वैक्सीनेशन ले लिया तो उसके बाद शायद मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। क्या वैक्सीनेशन के बाद मास्क की ज़रूरत नहीं ये पड़ेगी? ये सोचना बहुत ही गलत है। जब तक एक भी केस हमारे सोसाइटी में है, हमारे आस-पास है, हम सुरक्षित बिना मास्क के नहीं रह सकते। वैक्सीन का जो मेन पर्पस है वो है इन्फेक्शन को बीमारी में, गंभीर बीमारी के फॉर्म में कन्वर्ट होने से रोकने का। ट्रांसमिशन के सिचुएशन में जैसे अगर आप में एंटीबॉडी है, फिर भी आप ये इन्फेक्शन को दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं, भले आप बीमार ना हो। लेकिन आप ये इन्फेक्शन दूसरों को दे सकते हैं और वो सामने वाला अगर वो ससेप्टेबल वल्नरेबल ग्रुप में है, कोमॉर्बिडिटी वाली ग्रुप में है, तो वो फिर इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ सकता है। तो वैक्सिनेशन लेने का ये कतई मतलब नहीं है कि आप जो है मास्क पहनना छोड़ दें जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो फॉलो करना छोड़ दें।
मैं कहूँगा कि ये एक बहुत ही बड़ी लापरवाही होगी, ये वापस से पैंडेमिक जैसे हमने बीच में देखा था, अगस्त से दिसंबर के बीच का जैसा समय था, वापस हम उसी सिचुएशन में पहुँच सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है वैक्सिनेशन के बाद भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें तब तक फॉलो करना है जब तक हम इस बीमारी पे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर लेते। जी। इसके अलावा जैसे पहली डोज़ को कहा जाता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। दूसरी डोज़ को बूस्टर डोज़ तो बिल्कुल जैसे एक बार जो इम्यून सिस्टम को हमने एक प्राइम किया कि ओके ये इन्फेक्शन इस तरह का होता है, ये आएगा तो आप एंटीबॉडी मेमोरी सेल में उसको स्टोर करने की कोशिश करता है ताकि फ्यूचर में वो जब एक बार इन्फेक्शन दोबारा आए तो उसको आइडेंटिफाई करके वो अपना एंटीबॉडी तुरंत बना पाए। तो वैसे ही जो फर्स्ट डोज है एक तरह से एक प्राइमरी इन्फेक्शन का काम करता है, इससे बॉडी थोड़ा सा प्राइम होता है कि ओके ये इस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, आप एंटीबॉडी बनाना होता है इसके लिए। जब दूसरा डोज जब हम लगाते हैं जो बूस्टर का काम करता है तो वो मेमोरी सेल पढ़ी, एक बार पढ़ा ठीक है हमें याद हुआ, दूसरी बार पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर ढंग से याद होगा। तो एक तरह से वही है जो हम इम्यून सिस्टम की मेमोरी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं बूस्टर डोज देकर, जो सेकंड डोज यहाँ पे बूस्टर का काम कर रहा है ताकि जो बॉडी में इम्यून सिस्टम में है तो तुरंत से एंटीबॉडी बनाकर उसको बीमारी में कन्वर्ट होने से रोक पाए। जी, अगर किसी ने पहली डोज़ ले ली लेकिन सेकंड डोज़ नहीं ली तो क्या हमारा जो जो उसका उस इंसान का जिसने पहली डोज़ ली और दूसरी नहीं ली, इम्यून सिस्टम इस इन्फेक्शन को लेके कमज़ोर पड़ जाएगा? बिल्कुल जो सेकंड डोज की ज़रूरत है ताकि वैक्सीन का जो मैक्सिमम इफ़ेक्ट जो एफ़िकेसी है वो तभी दिखेगा जब हम सेकंड डोज लेंगे। इसलिए अगर सिर्फ़ 1 डोज किसी ने लिया है तो वो वैक्सीन हो सकता है उसके लिए इफ़ेक्टिव नहीं होगा। अगर फ्यूचर में उसको इन्फेक्शन अगर उसके शरीर में एंट्री लेने की कोशिश करती है इन्फेक्शन, तो हो सकता है एंटीबॉडी रिस्पॉन्स ऐसा ना हो कि वो इन्फेक्शन को बीमारी में कन्वर्ट होने से रोक पाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो रिकमेंडेड 2 डोज़ेज़ हैं एट लीस्ट 4 वीक्स अपार्ट वो आप मिस ना करें सो दैट कि आपके बॉडी में उस प्रोटेक्टिव लेवल ऑफ इम्यूनिटी डेवलप हो पाए, जो आपको सुरक्षित रख पाएगा। जी। तो जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारे यहाँ 4 वीक्स का गैप है, लेकिन जैसे ब्रिटेन है, वहाँ 3 महीने बाद सेकंड डोज़ लगाई जा रही है। ऐसा क्यों है? देखिए, जो वैक्सीन यूज़ हो रहे हैं, दोनों जगह में थोड़ा डिफरेंस है। जो रिसोर्स सेटिंग है, वैक्सीन की एबिलिटी है, वो और पॉपुलेशन का जो कंपोज़िशन है, वो अलग है। डेफ़िनिटली यूके और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ में जो एल्डरली विथ कोमॉर्बिडिटीज़ जो है, वो पॉपुलेशन रिलेटिवली ज़्यादा है। जो इन्फेक्शन जिस रफ़्तार से वहाँ फैल रही है, वो भी अभी काफ़ी ज़्यादा है, नए केसेज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और ये उन्होंने उनका मानना ये है कि अगर हम मैक्सिमम लोगों को एटलीस्ट 1 डोज़ वैक्सीन दे दें, तो उससे अगर मान लीजिए एक वैक्सीन डोज़ लगने के बाद आपने 40% एफिकेसी है, माने 40% रोग के प्रति आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है। तो वैसे ही अगर हम मैक्सिमम लोगों को इस तरह के प्रतिरोधक क्षमता कुछ हद तक दे दें, तो शायद हम इस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर पाएँ। तो इस पैंडेमिक में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट सॉल्यूशन नहीं है। सभी कंट्रीज़ अपने जो स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से डिसीजन ले रही हैं कि किस वे में उस पैंडेमिक को कंट्रोल किया जाए। तो यूके कुछ इस तरह से सोच रहा है कि मैक्सिमम लोगों को एटलीस्ट 1 डोज़ दे दिया जाए ताकि कुछ हद तक सभी में इस रोग के प्रति एक प्रतिरोधक क्षमता हो। तो वो उनकी स्ट्रैटेजी है। हमारी स्ट्रैटेजी है, हमारे वैक्सीन जो सेकंड डोज़ के बाद 70% से ज़्यादा एफिकेसी शो करेगा। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि जो भी हाई रिस्क ग्रुप हैं, उनको फटाफट से 2-2 डोज़ दे दें ताकि उनको सुरक्षित कर पाएँ एंड इस पैंडेमिक को रोकने में हेल्प हो पाए। जी, उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जिनमें अभी भी कन्फ्यूज़न है इस वैक्सीन को लेने में, डर है लोगों में? अभी भी जो लोगों की पहली वैक्सीन लेने में भी जो लोगों का टर्नआउट है वो कम है, दूसरी डोज़ में और कम लोग आ रहे हैं। लोगों में कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न है या फिर कोई किसी मिथ है, कोई भ्रांतियाँ हैं उनके दिमाग में असमंजस की स्थिति में है इस वैक्सीन को लेकर। इस बीमारी को मैं काफ़ी क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी से देखी है एज़ अ हेल्थ केयर वर्कर जो मरीजों के बीच में रह के प्लस खुद होने के चलते इस बीमारी को मैंने काफ़ी क्लोज़ वे में देखा है। तो मैं सिर्फ़ ये कहूँगा कि जो लोग इस वैक्सीन से डर रहे हैं, उन्हें इस वैक्सीन से नहीं, इस बीमारी से डर होना चाहिए। क्योंकि ये बीमारी बहुत ही खराब है। ये है आपको एक एकांत में आपको इस बीमारी में लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। आप हॉस्पिटल में अकेले भर्ती होंगे। आप अपने घर वालों से नहीं मिल सकते। अकेले आप उस बंद माहौल में रह के
कितनी परेशानी होती है शायद आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। जो बेचारे जो नहीं बच पाते हैं, वो एकांत की मौत मरते हैं। नोबडी घर का कोई उनसे मिल भी नहीं पाता है। तो ये बहुत ही खराब बीमारी है मैं कहूँगा अगर किसी को डरने की ज़रूरत है तो वैक्सीन से नहीं, बीमारी से डरने की ज़रूरत है। और इस वैक्सीन से डर वायरस को होना चाहिए, हमें नहीं। ये वैक्सीन डेफ़िनिटली सेफ़ है, इतने लोगों को हमारे देश में लगाया जा चुका है और बिना किसी ख़ास परेशानी के मैक्सिमम लोगों ने इस वैक्सीन को अच्छे से टॉलरेट किया है, सेफ्टी में कोई कंसर्न नहीं दिख रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर डरना है तो बीमारी से डरिए, इस वैक्सीन से नहीं। जब भी आपका नंबर आए, आप आगे आइए, इस वैक्सीन को लगाइए। इस वैक्सीन से न सिर्फ अब आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, बल्कि अपने घर वालों को, बाकी आस-पास जो आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, स्पेशली जो कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं, उनको सुरक्षित रखने में आप अपना सहयोग देंगे। इसलिए बिल्कुल निसंकोच होकर आप आगे आइए जब भी आपका नंबर वैक्सीन को लेकर आए। जी, तो इस बीमारी से डरना है, इस महामारी से डरना है, इस वायरस से डरना है, लेकिन वैक्सीन से डरने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही डॉक्टर नीरज निश्चल मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि लोगों में कैजुअल अप्रोच हो गई है। लोगों को लगता है कि अब तो शायद जो कोविड है अब नहीं रहा। अ, मास्क को लेके भी बहुत ही कैजुअल अप्रोच है। हाँ, भीड़-भाड़ इलाके अगर भीड़ वाले इलाके में जा रहे हैं या इंडोर में है लोग, तो भी N95 मास्क नहीं लगाते या मास्क नाक के नीचे होता है या फिर उनको लगता है कि वैक्सीन लग गई तो अब कोई जादू की छड़ी मिल गई, अभी उन्हें कुछ नहीं हो सकता, वो कैरियर नहीं हो सकते, सिम्प्टोमेटिक नहीं होंगे वो और हो सकता है कि दूसरों को भी इन्फेक्ट ना करें वो। तो ये सारे जो मिथ्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं लोगों के दिमाग में है। अब लोग खुल के मिल रहे हैं, मास्क भी उतना नहीं दिख रहा लोगों को के चेहरों पर। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस जितना पहले लोगों में डर था, अब वो नहीं है। डेथ तो अभी भी हो रही हैं, इनफैक्ट तो लोग अभी भी हो रहे हैं, परसेंटेज कम है, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि पता नहीं चलता इतना ये वायरस कब सेकंड वेव आ जाए, कब थर्ड वेव आ जाए, कब इसके अचानक से केस बढ़ने शुरू हो जाएँ। तो सावधानी कब तक बरतने की ज़रूरत है और क्यों अभी बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है? क्योंकि शायद लोग अब इतना कैजुअल हो गए हैं। नहीं, ये मैं फिर से सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो हमने बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ से जो सीख ली है, चाहे वो यूके जी। हो, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हो, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हो। शुरू में लगा यूरोपियन कंट्रीज़ ने चीज़ों को कंट्रोल कर लिया, लेकिन उन्होंने वहाँ के लोगों ने थोड़ी लापरवाही की और आप सिचुएशन देख रहे हैं कि कितना वापस से किस तरह से वहाँ पे लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत पड़ गई, सारी चीज़ें बंद करने की ज़रूरत पड़ गई, इतने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ गए। इतनी मोर्टेलिटी, इतनी डेथ्स हुई। तो ये एक बीमारी जैसे हम बार-बार यही रिपीट कर रहे हैं कि इस बीमारी में एक समंदर की तरह जो लहर आती रहती है, उस तरह की लहर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ केसेज़ में। थोड़ी भी लापरवाही हमने की, हम बिल्कुल हम केसेज़ गड़बड़ होने शुरू हो जाएँगे। प्राइम एग्ज़ाम्पल दिल्ली का अगर आप लें, अगस्त के फर्स्ट वीक तक चीज़ें लगा के चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। उसके बाद में लोगों ने सावधानी शायद बरतनी कम की, तो फिर अचानक से एक वेव आया जो लगा कि अब ये कैसे कंट्रोल होगा। उसको फिर हमने मेहनत करके सभी लोगों के कंट्रीब्यूशन से हमने कंट्रोल किया। तो अब उस कंट्रोल पे हमें अभी तक कायम रहना चाहिए, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात कर रहे हैं, उस पे हमें फॉलो करते रहना पड़ेगा क्योंकि हमारे देश के कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी भी नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हैं। इनफैक्ट बढ़ने जी। शुरू हो गए हैं। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस कम हो गए हैं, लोग आ जा रहे हैं। तो बेसिकली हम अभी भी वल्नरेबल हैं। आप कई लोग सोचते हैं कि सीरो सर्वे में तो दिखाया है कि हर दूसरे आदमी के अंदर एंटीबॉडी है दिल्ली में, तो फिर क्यों डरें? तो ये हर्ड इम्यूनिटी के बारे में लोग थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड है। हर्ड इम्यूनिटी इतनी सिंपल चीज़ नहीं है कि वो 50% लोगों में एंटीबॉडी आ गया और सभी सुरक्षित हो गए। ऐसा नहीं, जब तक कोई भी वल्नरेबल है, कोई भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, तो ये बीमारी प्रॉब्लम कर सकती है। आप सोचिए ठीक है, आप हो सकता है आपको कुछ नहीं हो, लेकिन आपके पड़ोस में, आपके घर में जो वल्नरेबल लोग हैं, जिनके अंदर एंटीबॉडी नहीं है, उनको आपने इन्फेक्शन दे दिया, फिर आप क्या करेंगे? बेवजह उनकी जान जाएगी, क्या आपको ऐसा पसंद आएगा? अभी तक स्कूल्स हमने अभी तक खुले नहीं है, जो मैक्सिमम क्लासेस हैं वो नहीं खुले हैं। तो रियल चैलेंज जो हमारे सामने असल में दिखेगा जब स्कूल्स फिज़िकली शुरू हो जाएँगे सभी क्लासेस के लिए, तो क्या जी। होता है, क्या आउटब्रेक कैसी होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ना सिर्फ़ आप खुद फ़ॉलो करें, आप अपने बच्चों को भी सिखाएँ क्योंकि वन्स एक बार स्कूल खुलेगा, तो उन्हें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फ़ॉलो करना पड़ेगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बिल्कुल लापरवाही नहीं करें, वापस से सिचुएशन गड़बड़ हो सकता है। तो जब तक इस देश से हम इस बीमारी को बाहर नहीं कर देते, सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है।
कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर शुड बी वे ऑफ आवर लाइफ, उसको हम अभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जी, फिजिकल डिस्टेंसिंग, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर शुड बी वे ऑफ आवर लाइफ। और जिस तरह आपने कहा कि सीरो सर्वे की अगर हम बात करें कि दिल्ली में हर दूसरे बंदे में एंटीबॉडीज विकसित हो गई हैं, लेकिन मेरी एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, वो उन्होंने यही कहा कि क्या पता हम वी कुड बी अदर 50% जिनमें नहीं हुई है, तो हमें सावधान रहने की जरूरत है। और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीरज निश्चल इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और हमारे सभी व्यूअर्स को जिस तरह आप विस्तार से जानकारी लगातार देते रहते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।